अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्न सहरा। व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर उमर आदिल हैं। डॉक्टर उमर आदिल बुनियादी तौर पर आर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन ये एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीते हैं। मजहब, आर्ट, कल्चर, सियासत, तालीम व तदरीस, मौसीकी, शायरी, गर्ज क्या ऐसा कौन सा ऐसा शोबा है जिससे ये वाबस्ता ना हो। सर ये बताएं कि वो कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, तो आप पर ये फार्मूला अप्लाई होता है? कतई नहीं होता। उसकी वजह यह है सर कि अगर आपने अपनी जिंदगी को इतना मुख्तसर और महदूद कर देना है कि सिर्फ एक ही पेशे या एक ही शोबे के साथ मुंसलिक रहें, तो उसमें भी जरूरी नहीं कि आप मास्टर बन सकें या आप उसमें कमाल फन और एक मेराज फन हासिल कर सकें। तो इससे बेहतर नहीं है कि एक जिंदगी में जिंदगी के हर शोबे को देखें, हर जगह से लुत्फ हासिल करें। आपके अंदर जो जो सलाहियत कुदरत ने रखी है उसको क्यों ना बरूए कार लाएं। और सर एक ही जिंदगी मिलनी है, उसको एक ही शोबे से मखसूस करना मेरे ख्याल में ज्यादती है। आप हर जगह पर लुत्फ लें। मेरी एक बात सुनिए, एक खातून हो जो कि बहुत आला शेफ हो और सिर्फ आलू गोश्त पकाती हो, अच्छा बहुत कयामत का भी आलू गोश्त पका लें तो शायद आपको पसंद ना आए, शायद मुझे पसंद ना आए, तो क्या फायदा। इससे बेहतर नहीं कि एक दिन मुतंजन पकाएं, एक दिन बिरयानी को दम दें, एक दिन पुलाव पकाएं, एक दिन बैंगन बनाएं, एक दिन आलू गोश्त पकाएं। सर छोड़ दीजिए, ये पुराने मुहावरे जो है वो पुराने जमाने की बातें हैं। अब जिंदगी इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कि अगर आप उसके हर शोबे में कोई चीज हासिल नहीं करते तो आप अपने आप को महरूम रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ताजा पहचान आपकी है एक अफसाना निगार की। आपकी एक बुक आई है जहान रोशन। जी जी, इसके बारे में जरा बताएं। हजूर वाला बात यह है कि मुझे अब जिंदगी गुजारते हुए बहुत साल गुजर गए, मतलब मेरे लोगों को तो ख्याल है कि 2-2.5 हज़ार साल गुजर गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सर मैंने अपनी जिंदगी में बेइंतहा दिलचस्प लोगों को देखा है और उनकी जिंदगी के बहुत उम्दा मुतासिर कुन पहलुओं को खुद अपनी आंखों से उनका मुशाहिदा किया है। मेरा यह ख्याल था कि अब जिंदगी के इस हिस्से में मुझे वो तमाम कहानियां, हिकायतें और किस्से लिखने चाहिए जो मैंने अपने सामने अनफोल्ड होते हुए देखे। तो जहान रोशन बुनियादी तौर पे एक पहला वॉल्यूम है, इसका एक सेकंड वॉल्यूम भी आने वाला है सर। और ये मैं उससे छुपाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है सर, इसका एक मरकजी किरदार है जो हर अफसाने में आता है, उसका नाम है रोशन जहां। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रोशन जहां कौन होंगी। एक ऐसी खातून है जिन्होंने हम सबको पिछली पूरी सदी में, बरे सगीर को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को मुतासिर किया हुआ है। तो मैंने उनकी आड़ में मुख्तलिफ लोगों के किस्से बयान किए हैं और आप यकीन कीजिए कि उसकी जितनी पजीराई हुई है, मुझे अफसोस होता है कि ये बात मैं आज से 20 साल पहले करता तो शायद अब तक मैं बहुत बड़ा सिक्का बंद किस्म का अफसाना निगार बन गया होता, मगर इट इज नेवर टू लेट। तो ये किस्सा है सर। बिल्कुल। अच्छा, रोशन जहां जो किरदार है ये ऑप्टिमिस्ट है ये खातून? सर ये बुनियादी तौर पे एक ऐसी खातून है जिसने जिंदगी के साथ निबर्द आजमा होने का तरीका सीख लिया था। उनके अंदर उनकी जाती सलाहियत के अलावा उनकी जाती जुर्रत और इस्तकामत ने उनको इतने मुश्किल मुआशरे में अपना मकाम बनाने और फिर मकाम बनाए रखने का हौसला दिया। और फिर सर उनके साथ साथ इतने लोगों की कहानियां वाबस्ता हैं। बुनियादी तौर पे ये मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहां है, और अगर मादाम को अगर आप देखें तो पिछली पूरी सदी में जिसमें उन्होंने काम किया है, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो उनके करीब रहता हो और उनकी जिंदगी को उन्होंने मुतासिर ना किया हो। तो ये किस्सा है सर साहब। अच्छा, आप मैंने जितने शोबे गिनवाए हैं, जी जी, आप कहीं तो आप समझते होंगे कि डॉक्टर उमर आदिल का नाम आए और लोग रजिस्टर्ड करें कि ये अच्छा ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये मौसीकी में कमाल है, इन्हें ये अफसाना निगार है। आप कौन सी शनाख्त चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और उसके बाद भी आपको पहचान मिले? अच्छा सर, हुजूर वाला ये बड़ा अहम सवाल है, मगर मैं आपको ये बताऊं इसमें मैंने बड़ा मजा लिया हुआ है। सर हर मुख्तलिफ तबके के लिए मेरी एक मुख्तलिफ पहचान है। जो मेरे मरीज हैं वो मुझे डॉक्टर उमर आदिल ऑर्थोपेडिक सर्जन की हैसियत से पहचानते हैं। टेलीविजन देखने वाले सर मुझे जानते हैं अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स की वजह से। डिजिटल मीडिया पे लोग मुझे जानते हैं मेरे डिजिटल मीडिया के व्लॉग्स की वजह से। बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो मुझे अदब की वजह से और अफसाने की वजह से पहचानते हैं। सर कितना मजा है। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसने कभी कोई चीज पढ़ी नहीं, कभी कोई चीज देखी नहीं, लेकिन अपनी हड्डी तोड़वा के मेरे पास आए थे, तो मेरी पहचान आपके लिए डॉक्टर उमर आदिल की है। मगर अगर आप ऐसे शख्स हैं जिनकी हड्डियां कभी नहीं टूटी मगर वो सारा दिन बैठ के टेलीविजन देखते हैं, तो उनको पता है कि डॉक्टर उमर आदिल बहुत सारे म्यूजिक के प्रोग्राम्स में आता है। तो सर हर तबके के लिए एक मुख्तलिफ पहचान,
किस कदर उम्दा बात है। मैं आपको बताऊं मैं कितना मजा लेता हूं इस चीज का। सर फॉर एग्जांपल मैंने कोई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज कैच करनी है, मुझे देर हो गई है, मैं आखिरी पैसेंजर हूं, और मैं जब पहुंचा हूं उनके डेस्क के ऊपर तो वहां पे एक खातून बैठी हुई है जो मुझे देखते हाय डॉक्टर साहब आप मेरी अम्मी के फेवरेट हैं, आप मेरी अम्मी के फेवरेट हैं, मैं आपसे तस्वीर खिंचवा सकती हूँ? बेटा 10 तस्वीरें खिंचवाना, पहले मुझे मेरा बोर्डिंग पास निकाल दो। वो कहती है डॉक्टर साहब फ्लाइट तो बंद हो गई। मैं कहा फिर देख लो तस्वीर नहीं मिलेगी, साथ ही खट करके बोर्डिंग पास आ जाता है। सर ये देखिए हर तबके के लिए अपनी पहचान, अपनी मोहब्बत, ये कैसे मुमकिन है कि सारी दुनिया आपको एक ही वजह से पहचाने और एक ही वजह से मोहब्बत करे? ये बात है सर। बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, मरीजों की तो आप हड्डियां, टूटी हुई हड्डियां तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन सियासतदानों की बाज़ोकात उनको आप जिस तरह से फिक्री तौर पर ज़दोकोब करते हैं, उनकी हड्डियां आप तोड़ देते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है सर, उन्होंने इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हुई है। सर ये मुल्क 75-76 सालों में जिस मकाम पे खड़ा है, आप यकीन कीजिए हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक होती है प्रोग्रेस, एक होती है रिट्रोग्रेस। ये मुल्क मुसलसल 76 सालों से रिट्रोग्रेशन में है, और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी मुक्तदरा है, हमारी मुकन्नना है। सर देखिए मेरी बात सुनिए, मुक्तदरा बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, मुकन्नना पार्लियामेंट को कहते हैं। सर इन दोनों ने मिलकर इस मुल्क को 1 इंच आगे नहीं जाने दिया, बल्कि कई मील पीछे धकेल दिया है। मुझे बताइए, मैं जब भूख और नंग और इफलास और जहालत को नंगा रक्स करते देखता हूं अपने मुल्क के हर कूचे हर करिए में, तो फिर क्या मेरा दिल नहीं करता कि जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं कम से कम लफ्सी गोलाबारी इन पे की जाए, ताकि कभी उनको एहसास हो। मगर भैया किस ढीठ मिट्टी के बने हुए हैं वो लोग, कोई असर ही नहीं होता। सर इस वक्त मेरे ख्याल में ये मुल्क एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि जब दोनों तरफ तबाही है। आप मानते नहीं हैं, हम लोग इस वक्त यहाँ पे खाने पीने में लगे हुए हैं, खुशियां मनाने में लगे हुए हैं, कोई ये एहसास नहीं करता कि हम सियासी और जमहूरी तौर पे कितने कमजोर हो गए हैं, किस कदर। चले, आपने अपने मायूसी जो आप पर तारी है उसका इजहार कर दिया। नहीं सर, मेरे पे मायूसी तारी नहीं है, मैं हकीकत पसंद हूँ, समझ आई मेरी बात की? हकीकत को देखकर मैं अपने ऊपर कोई सुनहरे ख्वाब नहीं देख सकता, बिल्कुल, जो कि झूठ हो। सर मायूसी और खुद फरेबी के अंदर फर्क है। आप खुद फरेबी का शिकार होंगे, मैं मायूसी का शिकार नहीं। अच्छा, इसमें कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है? फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। अच्छा देखिए, इलेक्शन भी हो गए, मैंडेट चोर का नारा भी लग गया, मखलूत हुकूमत भी तश्कील पा गई, अब क्या देखते हैं? सर आपने सारे नाम बहुत अच्छे लिए। आपने इंतखाबात को कहा कि हो गए, इंतखाबात नहीं हुए सर, एक ढोंग रचाया गया है, अरबों रुपए का ढोंग रचाया गया। तो बात यही, तो फिर आप इस तरह कह रहे हैं कि फिर उम्मीद कहां से आए? फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं मायूस हूं। हर दफा जब मुझे यही हक नहीं है कि मेरी राय के मुताबिक हुकूमत आए मेरी और मुझ पे हुक्मरानी करे, तो सर मैं उम्मीद किसी से रखूं? जब आपने अपनी ही हुकूमत लानी है, अपने इंतखाबात करने हैं, अपना ही निजाम लाना है, तो सर फिर मुझे उम्मीद किस चीज की मिलेगी? मुझे ये बताइए, सोचें जरा। आप मुझे कह रहे हैं कि मायूस वो शख्स होगा कि जिसको इजहारे राय 5 साल में एक दफा मिलता है और वो भी उसे छीन लिया जाता है, और इस तरह छीना जाता है कि सामने नजर आ रहा है, एक मजाक है, और कहा जा रहा है खबरदार तुमने बात की, खबरदार तुमने बात की। आजकल सबसे बड़ा कौमी नारा पता है कि ये चुके जाओगे, चुका गया, चुके जाओगे। सर जिस कौम का कौमी नारा ये हो, वो खौफ और सहम के जिंदा रह सकती है? आप बड़े खुश होंगे, हम नहीं खुश। एक बात सर। दूसरी बात, आपने कहा कि मखलूत हुकूमत आ गई। सर मखलूत हुकूमत नहीं आई, कुछ सियासतदानों को मुलाजमत मिल गई है, और मुलाजमत उस कैटेगरी में मिली है जहां पे उन्होंने चाहा है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जितना मजबूर और बुरा ना माने, जितना कमजोर आपका वजीर आजम है वो दुनिया में हो सकता है, उनकी अपनी पार्टी वाले, उनके अपने चेले चांटे भर भर के मुंह टेलीविजन पे कह रहे हैं कि शुक्र करें इनको वजीर आजम की कुर्सी मिल गई, ये मुलाजमत मिल गई, वरना अगर वो चाहते तो वजीर दाखिला की जगह वजीर आजम होते। सर जिस कौम का, जिस हुकूमत का टॉप एग्जीक्यूटिव इतना मजबूर हो, आप मुझे बताइए कि उसके हाथ में क्या है या वो क्या कर सकता है? सिर्फ एक चीज की है उन्होंने, एक चीज की है सर, अपने चोरी किए हुए पैसे बचा लिए हैं। न इस मुल्क के लिए कुछ किया, न इस कौम के लिए कुछ किया, अपने पैसों को किसी तरह संभाल लिया है ताकि हम पे कोई जुर्म साबित ना हो जाए और हम अंदर ना हो जाए। चले, ये तो आपने कह दिया कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने मैंने कहा उनकी पसंद की, आपने पूरा लफ्ज़ नहीं सुना। अच्छा, मैंने कहा जो कहा सर, मुलाजिमत अपने पसंद की नहीं मिलती, मुलाजिमत मिलती है जहां पे आपका एम्प्लॉयर आपको रखे,
मेरी बात समझे ठीक है। भाई, मैंने अगर आपको रखना है, आपने कैमरामैन रखा हुआ है, सो कैमरामैन की मुलाजमत आपने दी है सर, ये होस्ट बन के नहीं बैठ गया। ठीक आई है, समझ मेरी बात ठीक की? है। हाँ, अच्छा, आपने वन टू ऑल सियासतदानों से मायूस हैं, निजाम कार से मायूस हैं, तो नून लीग के खिलाफ आप तबर्रा नून लीग पर क्यों भेजते हैं ज्यादा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सर ये है कि 3-4 दफा नून लीग को हुक्मरानी मिली, पंजाब की भी और इस मुल्क की भी, मिली या नहीं मिली, और हर दफा ये कहते हैं कि अगर हमें ये मिल गई हुकूमत तो हम इसको बेहतर कर देंगे। तो पहले क्या करते रहते? चने चबाते रहते? क्या करते रहते सर? एक दफा आजमाया हुआ, 2 दफा आजमाया हुआ, 3 दफा आजमाया हुआ, चौथी दफा भी कह रहा है कि हमें मौका दें। सर इस तो एक कौम को इंतहाई बेवकूफ और उल्लू बनाने वाली बात है ना सर। तबर्रा क्या भेजना? जो यहाँ पे आया है उसने क्या किया है सर? कोई एक दफा आया है मुझे बताइए? हर दफा हमने उनके पे एतमाद किया, हर दफा एतबार किया, हर दफा उन्हें धोखा दिया। मुझे आप एक बात बता दीजिए, दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि 4-4 दफा एक वजीर आजम बने और उस पर इतने इल्जामात हो, फिर वो मुल्क छोड़ के चला जाए ऐन उस वक्त जबकि उसके ऊपर या फांसी की सजा होने वाली है या बहुत बड़ी करप्शन की सजा होने वाली है? पता नहीं आप लोग किस मुल्क में जिंदा हैं या किस दुनिया में जिंदा है। दुनिया के किसी और मुल्क में ये नहीं होता जो मुल्क पाकिस्तान में होता है। तबर्रा क्या भेजना सर, खुदा का वास्ता है। आज उनके जो साहब जीते नहीं हैं वो उनके मुंह देखें कैसे खुले हैं, कैसा सच उगल रहे हैं, और जो जीत गए हैं वो जैसे जीते हैं वो जरा सहम के बैठे हुए हैं कि बस अल्लाह करे ये फॉर्म ना खुल जाए कहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, शहबाज शरीफ मुतमक्किन है वजारत उज़्मा पर और उनकी भतीजी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब है। क्या आप समझते हैं कि ये अब चलो इस बार तो कुछ करने के काबिल होंगे? सर अभी तो फिल्में ही बन रही हैं, जब फिल्में बन चुकेंगी फिर देखें क्या बनता है। ठोस का फिल्में क्या बन रही हैं, क्या मतलब आप? सर सारा दिन सर देखिए, मैं मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये कहता हूं कि उनकी जो मीडिया टीम है, जो उनको मीडिया मैनेज कर रही है, वो उनके साथ बेइंतहा बड़ा धोखा और बहुत उनका नुकसान कर रही है। सर ये जो बनानी है ना फिल्में कि एक जगह पे जाके अपने सेट किए हुए कैमरे और जाके गले लगा रहे हैं लोगों को और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, सर इससे यकीन कीजिए उल्टा असर हो रहा है। सब लोगों को पता है कि ये फ्रॉड है, ये ड्रामा है, ये एक टोटल मैनेज्ड और इंतहाई इंजीनियर्ड किस्म की कैंपेन है। सर कुदरती चीज जो होती है वो कुदरती चीज होती है। मेरी एक बात सुनिए सर, जब आप आटे का एक थैला जिसके अंदर आधा चोकर है और आधा 2 नंबर आटा है वो बेचने जाते हैं या उनको बांटने के लिए जाते हैं, तो मैं सोचता हूं इनको ख्याल है कि इनके घर बिजली का बिल कितना आया है, इनके यहाँ सुई गैस का बिल कितना आया है, इनको पेट्रोल कितने का खरीदना है। हजूर वाला लाखों रुपए के हिसाब से एक एक घर में बिल आ रहे हैं, लाखों रुपए के हिसाब से। वहां पे अगर आप 5 किलो आटा देने जा रहे हैं ना, तो डजंट मेक सेंस एट ऑल सर। ये जो सिंबॉलिक चीजें हैं, निगहबान पाकिस्तान, सर निगहबान कौन? निगहबान वो जो लोगों लूट के ले गया, खुदा का वास्ता है। सर हर चीज में गलती कर रहे हैं, हर चीज में गलती कर रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या इनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है या कम हो रही है मकबूलियत? आप कोई सर्वे देख लीजिए या आप अवाम का हाल देखें। सर मुझे आपने भीख में आटा देना है सर, 2-2 मील लंबी लाइन में लगा के इस गर्मी के अंदर, हालत रोजा के अंदर औरतें अपने बच्चों को पहुंचा रहे हैं। सर जी घर घर पहुंचाने का भी हाल आपने देख लिए। घर का दरवाजा बंद है, घर की दहलीज पे आटा रखा, तस्वीर खिंचाई और ये जा वो जा। सर किसको धोखा दे रहे हैं? खुदा के लिए इब्ने सहरा साहब आप सहरा में ही रहें, क्योंकि वहां पे इंसान खुश्क साली और अफलास के साथ गुजारा कर सकता है। सर हम तो पंजाब में रहते हैं जो कि 5 दरियाओं का देश है, यहाँ पर तो हरियाली होनी चाहिए, खेत लहलहाने चाहिए, हम ये धोखा नहीं खा सकते। अब कहाँ का पंजाब, कहाँ के 5 दरिया रह गए? अच्छा ये तो बड़ी मजे की बात है, जब आपकी बात में मैं टोकता हूं तो फिर आपको लगता है कि हाँ पंजाब के दरिया सूख गए, मगर जब मैं कहूं कि ऐसी बातें नहीं, हाँ ये तो ठीक होना चाहिए, बिल्कुल, और क्या हद होनी चाहिए कि एक पास से टिको दूसरी नहीं। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि ये चले मोहतरमा ये ना करें, अच्छा फिर करें क्या? सॉलिड काम करें। हाँ, सॉलिड काम करें सर। सॉलिड काम ये है सर, सबसे पहले जो सॉलिड तरीन काम है वो ये देखें अपने चचा के साथ मिलके और बाकी तमाम वजारतों के साथ मिलके कि जो बेसिक नीड्स हैं इस मुल्क की उसको कैसे मीट किया जा सकता है। सर हमारा इस वक्त जो है कमर तोड़ दी है आपके IMF के कर्जों ने। सर कौन बंदा है, मेरी बात सुनिए, एक एवरेज घर का जो गैस का बिल है वो 25,000 आ रहा है,
25,000 रुपया। और सर जो बिजली का बिल एवरेज घर का आएगा वो 1 लाख से ऊपर आएगा। मुझे ये बताइए आपकी बेसिक पे कितनी है? सर मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं, मैं बहुत सीनियर हूं सर, मैं अपनी तनख्वाह के अंदर जो हुकूमत पंजाब मुझे देती है सर, यकीन कीजिए मैं अपना बिजली का बिल नहीं दे सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए कि मेरे जीने का जवाब पैदा करें। दे हैव टू सिट डाउन एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने इस मुल्क का क्या हाल किया है। सर पहली बात यह है, जब भी आप बिजनेसमैन को हुक्मरान बनाएंगे तो सिर्फ अपने बिजनेस को सगा होगा, वो मुझे सगा नहीं है, बिल्कुल मैं आपको साफ बता दूं। और सर इनसे बड़ी बिजनेसमैन फैमिली नहीं है, ना इनसे बड़ी है ना उनसे बड़ी है, मैं आपको ये भी बता दूं। सर बात सिर्फ ये है कि आपने अपनी रियाया को जीने का एक जवाब देना है, एक हक देना है। सर गोश्त भी छीन लिया, आजकल जो हुकूमत आई है वो आपकी हड्डियों का गूदा निकाल के अपने कर्ज वापस करेगी, और ये कर्ज वो हैं जो हम पे नहीं लगते। मुझे सर सिर्फ एक हिसाब दे दें, कोई भी हुक्मरान जितने भी हैं सर, पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, कि जितने हमने अभी तक IMF से कर्जे लिए हैं वो कहां खर्च हुए हैं। सर हमारा अरब डॉलर्स का डेट है जो हम रोज लॉन्डर करते हैं, वो लगा कहां पे है, कौन सी जगह है जहां पे आवाम के ऊपर वो लगा है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब आए हैं वजीर आजम बनने के लिए, ठीक है, वो नहीं बन सके बावजूद, तो अब उनका सियासत में कोई किरदार आप देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब तो सर मैं ये समझता हूं कि अब लोगों को अवेयरनेस इतनी हो गई है कि उनको सबको पता है कि हमारे यहाँ किन कठपुतलियों को मुख्तलिफ ओहदों पे बिठाया जाता है। अब सियासतदान और सियासत के ऊपर यकीन उठ गया है सर। आप मुझे बताइए क्या अभी भी हमें सियासतदान पे यकीन होना चाहिए? सर मेरी बात सुनिए, अपनी काबीना देखिए, इस काबीना के सबसे अहम जो रुकन है वो 4 है। आप इसी तरह जानते हैं कि वो कौन है। सबसे पहले आपके वजीर दाखिला हैं, आपके वजीर खजाना है, उसके अलावा एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जिनको वजारत दे दी गई है, उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, मैं क्या आपको बताऊं। हजूर वाला, दे आर ऑल सिलेक्टेड और अनअपोज्ड सब लोग जो हैं वो सेनेटर बन गए हैं। तो सियासत का क्या किरदार रह गया? जब सियासतदान की कुछ से नहीं रह गई तो मैं सियासतदान के ऊपर क्या एतबार करूं? बिल्कुल सही है। अच्छा, गालिब ने कहा था कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। खतों का सिलसिला आजकल जारी है, तो ये बताएं कि इसका कोई अंत भी है? सर ये बिल्कुल एक ढकोसला है। 2-3 मुख्तलिफ किस्म के खत हैं। एक खत जिसकी बड़ी अहमियत थी उसको आपने ऐसा रगेदा है। ये वो खत है जो कि 6 मुंसिफ इंसाफ की दुहाई मांगने के लिए लिख रहे थे, आपने उसको पकड़ के रगेद दिया। बिल्कुल हर मुमकिन आपने कोशिश की कि उस खत को ऐसा टुकड़े टुकड़े किया जाए, उसके कंटेंट को ऐसा टुकड़े टुकड़े किया जाए। उस पर वो कमीशन चीफ जस्टिस सर जी मेरी बात सुनिए, आपने वो ले लिया। सर मेरी बात सुनिए, आपका जो पहला रिएक्शन होता है ना वो आपका असल रिएक्शन होता है। उसके बाद जूतियां खा के आप अगर उस मौके पे आए हैं तो सर मुझे बताइए कौन सी इज्जत अफजाई हुई? मैंने आपको एक चीज आपसे मांगी है, समझ आइए आपको मेरी बात की, आप मुझे वो उठा के दे दें तो मैं एहसानमंद हूं। चाहे जाए कि वो चीज हासिल करने के लिए मुझे इधर से उधर से आप पे जोर पड़वाना पड़े, आपके ऊपर मीडिया के आपके खिलाफ एक मुहिम चलानी पड़े, सोशल मीडिया में आपको तबर्रे भेजे जाए, फिर आप वो चीज दें। सर जी आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। आई समझ आपको मेरी बात की? ये किस्सा है। दूसरे खत सब वो हैं जो कि टोटल ढकोसला और एक ड्रामा है। दूसरे खत में कभी कहा जाता है कि इसमें एंथ्रैक्स है। एंथ्रैक्स का किसी को नहीं पता कि ये क्या चीज है, और एंथ्रैक्स का पाउडर क्या होता है किसी को नहीं पता, बस शुरू हो गया जी कि एंथ्रैक्स है। सर एंथ्रैक्स एक बैसिलस एंथ्रासिस होता है, एक बैक्टीरिया, उसके स्पोर होते हैं जो कि कई दफा पाउडर की शक्ल में होते हैं। पाकिस्तान में ये कहीं बनाया नहीं जा सकता, समझ आ रही है आपको मेरी बात? उसके बाद पता चला कि नहीं ये एंथ्रैक्स नहीं है, ये आर्सेनिक है। आर्सेनिक का किसी को पता है? आप मेरे सामने बैठे हुए इब्ने सहरा हैं, बहुत बड़े होस्ट होंगे, मुझे बताइए आर्सेनिक उर्दू में क्या कहते हैं? संखिया। शुक्र है आपको पता है सर, इस कौम को पता है। मुझे बताइए संखिया सफेद जो है वो क्या यूं खतों में जाके किसी को जहर दे सकता है? सर जब तक आपकी खुराक में मिलाया ना जाए, आपको कई महीने खिलाया ना जाए, तब तक आप मरते नहीं हैं। तो ये ढोंग है कि नहीं है? सर जिसने मारना है, अगर उसने इस तरह मारना है या इस तरह डराना और सहमाना है तो फिर मुझे उसकी अकल पे शक है। और सर बात यह है, अफसोस इस बात का यह है कि इस पूरे किस्से के अंदर जो आपकी CTD और FIA और CIA और तमाम दीगर एजेंसियां, उनको ये नहीं पता चल रहा कि ये खत किसने पोस्ट की है। सबको पता चल गया कि पिंडी से पोस्ट हुए, सबको पता चल गया कि सैटेलाइट टाउन के GPO से पोस्ट हुए, टाइम का पता चल गया कि 11:30 बजे हुए, जिसने खत लिए उसका पता चल गया,
کہیں پہ آپ کا کوئی CCTV کیمرہ کام نہیں کر رہا، تو سر پھر تو اس ملک میں جو مرضی کرتے جائیے. وہ کوئی ہے خاتون ریشم، ایک پہ تو مجھے بھی شک ہے، مگر وہ پنڈی نہیں رہتی، ہو سکتا ہے پنڈی گئی ہوں لاہور سے اور وہاں سے ڈالے ہوں. بہر طور قصہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنا نام لکھ کر اوپر خط بھیج دیے ہیں، سب خط وصول بھی ہو گئے. یہ سب ڈھکوسلا ہے، سب ڈرامہ ہے. عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کو خطوط جائیں گے تو ریشم اور شبنم نہیں بھیجنے ہیں نا سر. میری بات سنیے، تو اس کے علاوہ کیوں نہیں دردانہ اور فرزانہ نے کیوں نہیں بھیجنے؟ وہ بیچاری رہ گئی اس دفعہ. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور شبنم کا تو آپ نے ایسے ہی نام لے دیا. سمجھ آ رہی بیچاری اب اس عمر میں خط بھیجیں گی؟ بس چھوڑ دیں آپ، حد ہو گئی. اچھا سر، PTI کے چیئرمین پابند سلاست، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہر چیز کر لی گئی ہے سر، ہر چیز کر لی گئی ہے سر. دنیا جہان کے الزامات، 200 سال کی سزا، ایسی چیزوں کے اوپر بنایا گیا کہ اپنا مذاق بنا لیے. سر چند ہفتے پہلے جہاں پہ سائفر پہ، توشہ خانہ پہ اتنی بڑی اور عدت میں نکاح پہ سزائیں دی گئیں، آج وہی سزائیں ایک مذاق بن گئی ہیں. انہی عدالتوں کے ساتھ جو دوسری عدالتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے. سر آپ یہ مذاق اپنے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک عرض کروں، کئی چیزیں الٹی پڑ جاتی ہیں. آپ نے بہت سارے شعر بھی مجھے غالب کو سنا تو الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام لیا تو کچھ نہ اس بیماری دل نے آخر کام تمام، تو یہی کام تمام ہوگا. اس میں صرف تھوڑی سی ترمیم، الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، کچھ نہ سزا نے کام کیا. سر آپ نے جب سزا دی ان کو 31 سال کی الیکشن سے چند دن پہلے، تو آپ نے دیکھا اس کا ریئیکشن کیا تھا. سر ایک ہوتی ہے عوامی عدالت جو آپ کی عدالتوں کی دی ہوئی بھونڈی سزاؤں کے خلاف اپنا ورڈکٹ دیتی ہے. دیکھ لیا ورڈکٹ آپ نے؟ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو آپ نجات دہندہ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں سمجھتے، قطعاً نہیں سمجھتے سر. میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا، مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم پہ اس کی اپنی امنگوں کی ترجمان حکمرانی ہونی چاہیے. اس کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. بات سنیں، عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرنی چاہیے یا لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو امنگیں دے؟ سر امنگیں تبھی بنے گی نا عوام کی جب ان کو اپنے دل کے قریب پائیں گے. سر یہ کوئی حکم تو نہیں ہے، سر یہ کوئی آرڈیننس تو نہیں ہے کہ یہ امنگوں کا آرڈیننس ہے، آج سے سب لوگ اپنی امیدیں اور امنگیں اس کے مطابق رکھیں. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو 4 سالہ دور ہے وہ سنہری تھا؟ قطعاً سنہری نہیں ہے، لیکن ایک بے انتہا چیلنجنگ دور تھا، اس لیے کہ اس دوران کورونا جیسی وبا آئی، مگر سر ہم اس وبا کو بہت اچھی طرح مینج کر کے نکلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کم بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی بات ہے. ایک بات سر. دوسری بات ہے سر، مجھے عمران خان صاحب سے کوئی خاص محبت نہیں ہے، مگر کم از کم ایک نیا آدمی تھا. ہم سوچتے تھے کہ شاید بہتری کی طرف چلے جائیں. سر ایک امید تو رہتی ہے نا کسی بھی تبدیلی کے ساتھ، مگر آپ یہ کہتے ہیں کرپشن بڑی ہوئی، تو ہاں سر ان کے ساتھ وہی لوگ تھے جو پچھلی حکومتوں میں بھی کئی سال تک ہم پہ حکمران رہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے؟ کریں گے ہیرا پھیری ہوگا، مگر سر کچھ دیر کے لیے ایک جمہوری پروسیس کو چلنے دیں کہ جیسا جمہوریت میں چلنا چاہیے، اور پھر دیکھیں کہ تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی. آپ نے سر جو ہی ناپسندی، اور سر یہ ناپسندیدگی کیا قوم کی طرف سے آئی؟ ایک فرد کی ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ نے 25 کروڑ عوام کو داؤ پہ لگا دیا، ایک شخص کی ناپسندیدگی کی وجہ سے. سر دنیا میں کہیں یہ ہوتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، جی. آپ کے ملک میں آئین ہے، جی. قانون ہے، عمران خان صاحب کو ایک آئین کے تحت ہٹایا گیا یا نہیں؟ بالکل سر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. سر میں ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ اسی آئین کے تحت جو باقی چیزیں ہونی تھی، الیکشن ہونے تھے 90 دن کے اندر، جو چیزیں ہونی تھی سر آئین کو پھاڑ کے وہاں سڑک پہ پھینک دیا گیا. وہ سب کچھ آئین کے مطابق ہوا؟ نہیں، وہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے ان کو ہٹایا تو جو آئین کے مطابق تھا نا. سر جی آئین کے مطابق آپ نے ضرور ہٹایا. میں صرف ایک عرض آپ کو کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پریٹیکسٹ جو لیا وہ کیا تھا؟ مہنگائی. یاد ہے آپ نے کیا پریٹیکسٹ لیا تھا؟ ان کو ان کی ذاتی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا، ان کو کسی اور وجہ سے نہیں ہٹایا گیا، ان کو ہٹایا گیا کیا؟ مہنگائی کی وجہ سے. سر جو ان کو ہٹا کے آئے، جیسی مہنگائی انہوں نے کی، انہوں نے کیا پروف کیا کہ ہم تو اصل مہنگائی کے ماسٹر تو ہم ہیں، ہم نے اس ملک کو مہنگائی کی اس سطح تک پہنچانا ہے. تو مجھے بتائیے یہ جو نجات دہندہ آئے تھے نکال کے عدم اعتماد کی تحریک چلا کے، انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ اور سر ایک میں آپ کو بات بتاؤں، اس کے بعد سر آپ کی ایک آئی نگراں حکومت. نگراں حکومت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں اور ان کی کوئی جانبداری نہ ہو. سر آج ماشاءاللہ جو نگراں تھا وہ آج ہمارا حکمران ہے.
رہے نام اللہ کا. بالکل صحیح ہے. اچھا, عمران خان کی مشکلات میں کہیں کوئی کمی ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل ہو رہی ہے. اس لیے سر کہ پہلی دفعہ مقتدرہ کو احساس ہوا ہے کہ دیر از اے ریئیکشن. پہلی دفعہ 76 سال میں پہلی دفعہ مقتدرہ کو احساس ہوا ہے کہ ہمارا پلان اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح پہلے کام کرتا رہا ہے. دیر از اے ریزسٹنس فرام دا پیپل, there is a resistance now from the judiciary and there is a resistance from the social media. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ کیا پہلے کبھی اس طرح کی مزاحمت ہوئی ہے؟ تو اگر یہ چیزیں بڑھتی گئیں تو یقیناً they will have to rethink their strategy and will have to change their tactics. یہ میری بات یاد رکھیے. گفتگو کے آغاز میں آپ نے مایوسی کا اظہار کیا سیاستدانوں کی ذات سے, اب آپ پھر ان پر اعتبار کرنے چلے ہیں؟ سر اعتبار نہیں, میری بات سنیے سر. اعتبار کی آپ کو انہی سے وفا کی ہے امید؟ نہ بالکل نہیں سر, بالکل. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ نہیں ہے سر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجھے امید ہے اپنی قوم سے, مجھے امید ہے اپنے قوم کے اوپینین سے, مجھے امید ہے اپنے قوم کی مزاحمت سے. یہ سر بالآخر تبدیلی بھی لائے گا, احتساب بھی کرے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور والا, آپ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ اگر لائل پور سے مچھوں والی سرکار ہار گئی اور مچھیں ان کی یوں لٹک گئی ہیں تو یہ عوام کا ایک ریئیکشن ہے. یہ چیز کسی اور نے نہیں کی, یہ عوام نے کی ہے, ووٹر نے کی ہے. مجھے اس پہ اعتبار ہے کہ وہ جس کو بھی لائیں گے اپنی پسند کے مطابق لائیں گے نا, تو پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری پسند کے مطابق آنے والا ہمارے لیے کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور اگر نہیں کر رہا تو سر عوام سے بڑا فلٹر کوئی نہیں ہوتا, ہر چیز کو فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوال آپ نے شروع میں کیا کہ عمران خان کے لیے کوئی آپ آسانی دیکھ رہے ہیں, تبدیلی, سر آسانی تو ہم نے دیکھنی, اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. وہ آسانی جو ہے وہ مزاحمت ہے جو عوام کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے میں عمران خان باہر نہیں آئے گا؟ میرے خیال میں 6 مہینے میں عمران خان باہر آ جائے گا, آپ دیکھ لیجیے گا. اس لیے کہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے سر. مقتدرہ کو بھی چاہیے کٹ پتلیاں حکمرانی کے عہدوں پہ بیٹھنے کے لیے جو بظاہر حکمران ہوں. تو سر اگر ایک سیٹ نہیں چلے گا تو دوسرا سیٹ لانا ہی پڑے گا. تو عمران خان سے جب چلیں 6 مہینے کے بعد بقول آپ کے وہ باہر آ جاتے ہیں, 1 سال بعد وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, پھر ان سے آپ کو امید ہے کہ وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے کیا؟ کم دہرائیں گے کیونکہ سر دہرائیں گے ضرور سر. ایک دن میں کوئی بدلتا نہیں ہے. میرے خیال میں اتنے عرصے میں انہوں نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی. آج بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی. تو اگر بچے کو پتا ہے اور ہر تجزیہ کار کو پتا ہے جو کہ کسی بھی چینل پہ بیٹھا ہوا اپنی ماشاءاللہ لمبی بحث کر رہا ہے, تو کیا ان کو احساس نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی, کہاں کہاں دھوکے کھائے, کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں؟ کچھ تو احساس ہوا ہوگا. مگر سر بات پھر وہی ہے, پورا تبدیل انسان نہیں ہوتا مگر تھوڑا ہی صحیح. ڈاکٹر صاحب, اتنی ساری جو باتیں ہوئی ہیں ہمارے درمیان, میں نے آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا یہ ساری جو کنورسیشن ہے میں نے آپ کو رجایت پسند پایا. تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل, بہت مہربانی, بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ.